वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 वीडियोस इस सीरीज में लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट हैं। देखिएगा, एक तरीका होता है पढ़ाई लिखाई करने का कि आप इन जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ उनके आप नोट्स बना लीजिए या फिर किसी भी तरीके से, मतलब इनके कॉन्सेप्ट का आपको समझ लेना है। दोस्तों, यदि आप नए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की 5 वीडियोज़ आने वाली हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। फुली मैं अच्छी तरह से उनको समझाऊंगा आपके एग्जाम के लिए। चलेगा, अब मैं स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी। इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या कुछ आपके समझ में आया, आप खुद भी एक बार चेक कर लिया करो। देखिएगा, मेरे को एक बात तो समझ में आ गई, एक चीज समझा करो। जैसे दैट लिख रहा है ना, मतलब ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा हुआ ना। तो एक चीज थोड़ा नॉर्मल सा आप अलग क्वेश्चन में समझा रहा हूँ कि दैट से पहले पास्ट है, इसका मतलब दैट के बाद भी पास्ट आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दैट के बाद यहाँ पर कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई ऑप्शन आ जाए, क्योंकि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है आपको पास्ट में लिखना होता है। तो यहाँ पर एक चीज समझ में आ जाए कि अवेल लिखा है ना, अवेल, अवेल का मतलब होता है कोई बेनिफिट उठाना, कोई फायदा, एडवांटेज उठाना। तो इसका एक रूल होता है अवेल का कि अवेल के बाद कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ऑफ आएगा। तो देखिए, अवेल लिख रहा है ना, अवेल के बाद यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है ना उसका सेल्फ वाला रूल। तो आई का क्या होता है, माई सेल्फ, तो अवेल के बाद लिखो माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद हमें पता है अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना आपको करना है, ये कॉन्सेप्ट आप इसे लिख लो, जैसे जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वैसे वैसे आप इसे लिखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखो सेकंड वाला, आई थिंक ही ओन्स एंड एक्सपेंसिव पेंटिंग बाय हुसैन। देखो, इस सेंटेंस के अंदर कोई गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा सेंटेंस एकदम सही है, यानी कि डी वाला ऑप्शन आएगा, नो एरर। आगे बढ़ जाते हैं। अ लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न द विजिटर्स टू बिवेयर अबाउट बियर्स। अब इस एग्जाम्पल जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि आपको पता है कि जहां पर भी बिवेयर लिखा रहता है मतलब सावधान हो जाइए। तो बिवेयर के बाद आपको पता होगा ऑफ आता है, बोलो बिवेयर ऑफ आता है कि नहीं आता। तो बस वही वाला यहाँ पर रूल चलेगा कि बिवेयर के बाद ऑफ आता है, तो बिवेयर के साथ आपको ऑफ लगा देना है। तो यहाँ पर अबाउट नहीं, ऑफ आना चाहिए। देखो, ये प्रेपोजिशन का गलती हो गया। जिन स्टूडेंट्स का एरर पर अच्छी पकड़ होती है, मतलब उनका ग्रामर पर अच्छी पकड़ है, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एरर में हर टॉपिक को टच करता है। तो इसलिए एरर आप जरूर लगाया करो। आपके पास बुक्सेस नहीं है तो कोई बात नहीं है, मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा वीडियोस पड़ी हुई हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और भी स्पेशल 5 वीडियोस का, तो उनको आप कंटिन्यू आज ही आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा कितने क्वेश्चंस आपके सही बन रहे हैं। इसके बाद देखिएगा, आगे वाला कॉन्सेप्ट बहुत मज़ेदार है और इसको आपको समझना पड़ेगा। इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। अब इस वाले सेंटेंस में सिर्फ मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कभी भी स्टार्टिंग में अगर इट्स टाइम या फिर इट इज टाइम आ जाए, तो मुझे पता है कि जो उसके बाद जो सेंटेंस चलता है उसमें सिंपल पास्ट आता है। तो सिंपल पास्ट आना चाहिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि शुड हैव डन, ये सब हटा दो। इसके सिंपल पास्ट में क्या होता है, सिर्फ सेकंड फॉर्म लिखी जाती है वर्ब की। तो इसमें वर्ब कौन सी है बताओ, मेन वर्ब है डन। ठीक है ना, मेन वर्ब क्या डन है, तो इसका सेकंड फॉर्म आ जाएगा इस पूरे की जगह पर, तो ये हो जाएगा डिड। क्या हो जाएगा, डिड हो जाएगा। बस ये कॉन्सेप्ट आपको लिखने, बिना लिखने से देखो, आप सिर्फ अगर लिख नहीं रहे तो प्रैक्टिस का मतलब होता है कि आपने ऑलरेडी इन चीजों को जानते हैं, आप इसे रिवीजन मार रहे हैं, तो ठीक है। आप इसे जानते ही नहीं है तो कॉन्सेप्ट को लिखते जाओ। देखो, मैं जितने भी वीडियोस बताता हूं उनमें कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं। ज्यादातर टॉपिक्स के ऊपर मैंने पूरी पूरी वीडियो बना रखी है, बट उनसे ज्यादा जो एग्जाम्पल आते हैं पेपर में उनकी प्रायोरिटी ज्यादा रहती है, उनके कॉन्सेप्ट की ज्यादा रहती है। तो उन कॉन्सेप्ट, इन जितने भी क्वेश्चन है ना, इनमें से निचोड़ निकाल करके आप अपनी नोटबुक में नोट करो, उसके बाद काफी अच्छा तो आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिएगा, ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। देखो, आज मैंने कम्युनिटी में एक वीडियो शेयर किया था, अगर आपने नहीं देखा हो देख लेना। कंडीशनल सेंटेंसेस का वो वीडियो था और उसमें से ही ये क्वेश्चन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, वो ट्रिक से मैंने समझाया था। कंडीशनल एक क्वेश्चन बनता ही बनता है इंग्लिश में से। तो ये क्या होता है, कभी भी अगर व्हेन आ जाए या फिर इफ आ जाए तो इनके साथ आपको
फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं चलता है, मतलब फ्यूचर आता ही नहीं है। जरूरी नहीं कि इंडेफिनिट बोलना पड़े, फ्यूचर आता ही नहीं है। व्हेन इफ के साथ फ्यूचर नहीं आता है। तो ये देखो, व्हेन है इसके साथ आगे सेंटेंस चल रहा है और उसमें देखो बिल लिख रहा है, बिल नहीं आना चाहिए। ऐसे केस में ये देखो, कभी भी इफ और व्हेन के साथ आपको सिंपल प्रेजेंट आप यूज कर सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट यूज करेंगे तो ही सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस आ जाएगा, मतलब कम्स आ जाएगा। और बाकी देखो, हाँ व्हेन से जो बाकी बचा हुआ है वो फ्यूचर में आ सकता है, लेकिन व्हेन और इफ के साथ फ्यूचर नहीं चल सकता। चलेगा। आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। ये कंडीशनल सेंटेंसेस का वीडियो मैंने सुपर फास्ट पर डाल रखा है, वो आप देख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए, द चेयरमैन इज इल एंड वी विल हैव टू द मीटिंग फॉर अ फ्यू डेज। इसका मतलब है जो चेयरमैन साहब है ना, वो हमारे बीमार है और हमको लगता है कि जो मीटिंग है उसको क्या करना चाहिए, पुट ऑफ करना चाहिए। पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना कुछ टाइम के लिए। तो पुट ऑफ क्या होता है, इसका मतलब पुट ऑफ का मतलब होता है स्थगित करना। समझ में आ गया? ठीक है, स्थगित कर दिया मीटिंग को। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना, जैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं। पुट अवे का मतलब होता है बुझाना, जैसे आपने फायर को बुझाया, आग को बुझाया। चलिए ठीक है, इन सबको मैं समझाते जा रहा हूं। आई डू माई वर्क केयरफुली टू मेक मिस्टेक्स। अब आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब देखो, जो एक कॉन्सेप्ट है इसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एक रूल चलता है कि टू के बाद आपको एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब आप लिख सकते हैं, और इस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद एक टू आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये वाला रूल चलता है। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला केस देखो, ये दे रखा, ये दे रखा। इसका मतलब है कि यहां पर क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। बस इतना सा आपको समझ लेना है। ठीक है, टू और टू का यूज भी मैंने करवा रखा है, सर्च कर लो भाई राम सर, मिल जाएगा। चलिए इसके बाद मैं आपको कॉन्सेप्ट आगे वाला बता देता हूं। द कैट एंड द डॉग हैव अ एनवी इन द रैट। अब इस क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा, इसमें क्या गलती है और क्या आना चाहिए। देखिए हमेशा आप याद रखने कि यहां पर बोला है कैट, मतलब कुत्ता बिल्ली का जो दुश्मन है वो रैट है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एनिमी क्या होता है कि जब भी कभी जानवरों के बीच में अगर कोई बात की जाए तो उनके लिए स्पेशल कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। कभी भी सेम, म्यूचुअल, सिमिलर नहीं आता, जानवरों के लिए कॉमन आता है। तो ये आपको अलग से याद कर लेना है। समझ में आ गया? कॉमन जो होता है वो जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। सेम का मतलब एक समान, म्यूचुअल का मतलब पारस्परिक, और सिमिलर का मतलब जो समान हो, समतुल्य हो। चलिए, तो आपको यहां से एक कॉन्सेप्ट आपको समझ लेना है कि जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये तो बहुत सिंपल है यार, गुड के बाद एट आता है। क्या आता है? गुड के बाद एट आता है। ऑन नहीं आता, फॉर नहीं आता, इन नहीं आता। तो गुड के बाद आपको एट लगा देना है। और हाँ, एक और याद रखिएगा कि ये लिख रहा है बीक, और बीक के बाद आता है इन। क्या होता है बीक के बाद? इन आता है। बस ऐसे ऐसे आपको क्या है, समझ लेना है, कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। He told me that he dash watching the movie। अब इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको बहुत सिंपल तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये इनडायरेक्ट है और दैट से पहले पास्ट है, इसका मतलब दैट के बाद पास्ट आएगा, ये कंफर्म है। तो क्या होगा, इज वाला तो खत्म हो जाएगा, इज वाला तो प्रेजेंट को शो करेगा ना। अब सुनिएगा कि ही नॉट फिनिश्ड, ऐसा तो कोई ग्रामर रूल नहीं है कि नोट के बाद डायरेक्टली थर्ड फॉर्म आ जाए। उससे पहले अगर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप कैसे पहचान पाएंगे कि थर्ड फॉर्म कौन से टेंस की यूज की गई है? ऐसा नहीं होता है। अब ये देखो, वॉज फिनिश्ड आएगा या हैड फिनिश्ड आएगा। देखो समझो, ये जो लिखा हुआ है कि वॉचिंग द मूवी, इससे हमें एक चीज क्लियर समझ में आ जाती है कि ये एक्टिव की फॉर्म में। तो एक्टिव की फॉर्म में इसका मतलब क्या है, जैसे कैसे मैंने कैसे पहचाना एक्टिव की फॉर्म में, क्योंकि देखो ये वर्ब है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, इनके बीच में कोई प्रेपोजिशन वगैरह ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है जिसे मैं कह सकूं कि पैसिव की फॉर्म में दे रखा है। तो ये एक्टिव की फॉर्म में। तो ये बताओ भैया कि एक्टिव की फॉर्म में कभी भी आपने पास्ट इंडेफ, पास्ट कंटिन्यूअस में क्या देखा होगा, वॉजबर के बाद आईएनजी देखी होगी। एक्टिव थर्ड फॉर्म बनाते हैं तभी तो वॉजबर के बाद थर्ड फॉर्म, इजारम के बाद थर्ड फॉर्म आता है। इसका मतलब एक्टिव की फॉर्म में, इसका मतलब ये वाला तो नहीं आएगा, हेड थर्ड फॉर्म इसके साथ चलता है, हेड के साथ। तो ये एक्टिव फॉर्म है, इसलिए हेड फिनिश्ड यहां पर राइट एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अब मैं आपको एक बार जल्दी से रिवीजन करवा देता हूं 10 क्वेश्चंस का, आपको मजा आएगा। आप जैसा बोलते हैं सर रिवीजन एक बार जरूर करवा दीजिए। इसका जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो इसका नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं आ जाता।
यहां पर मैंने आपको सिंपल सी बताया था कि अवेल का मतलब होता है बेनिफिट, और इसका एक रूल होता है कि अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। सर जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये हो गया कि जो सब्जेक्ट दे रखा है उसमें सेल्फ लगा दो। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद करना है आपको, ये होता है माई सेल्फ। जैसे यू का योर सेल्फ होता है, नहीं होता? तो पहले तो यहां पर अवेल के बाद लिखो माई सेल्फ, ठीक है। सर जी योर सेल्फ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर यहाँ यू होता तो योर सेल्फ, वी होता तो अवर सेल्फ, सी होता तो हर सेल्फ, और ही होता तो हिम सेल्फ। ऐसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। उसके बाद ऑफ लगाते हैं तो ऑफ हो गया। जैसे एक बात मैंने आपको, बिवेयर के बाद ऑफ आता है, अबाउट नहीं आता, ऑफ आ गया। एक और मैंने बताया था कि गुड, गुड के बाद एट आता है, ये भी आपको याद करना है। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही था, नो एरर था इसमें। मैंने ये बताया था बिवेयर के बाद ऑफ आता है, अबाउट नहीं आता, ये से याद कर लो। मैंने बोला था इट इज टाइम के बाद जो टेंस चलेगा वो पास्ट इंडेफिनिट चलेगा, इसका मतलब आपको सेकंड फॉर्म लगाना है। तो डन की जगह डिड हो गया। सर जी शुड हैव की थर्ड फॉर्म नहीं होती क्या, मतलब सेकंड फॉर्म नहीं होती? नहीं, यहां पर इनका लगेगा ही नहीं, क्योंकि वर्ब का ही तो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म आता है। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो वेंट सेकंड फॉर्म हो गया। अगर यहां पर गॉन होता तो मैं यहां पर वेंट लिख देता। डन है तो मैंने डिड लिखा, क्योंकि मुझे सिंपल पास्ट यूज करना है। आगे देखो मैंने बताया था व्हेन और इफ के साथ कभी भी फ्यूचर टेंस चलता ही नहीं है। जरूरी नहीं कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, मतलब आता ही नहीं है फ्यूचर। तो ये क्या हो जाएगा, बिल जो है वो हट जाएगा। सही करके बता रहा हूं, बाकी ऐसा नहीं आपको रट्टा मरवा रहा हूं कि यहां पर देखो ये वाले इसमें गलती है, समझा भी रहा हूं इसमें गलती क्यों है, जिससे आप याद रखें कि व्हेन और इफ के साथ फ्यूचर नहीं चलता, मतलब बिल हट जाएगा। और मुझे पता है ही शी इट नेम आ जाए तो आपको सिंपल प्रेजेंट में वर्ब में एस और ईएस लगाना पड़ता है। तो ई ऑलरेडी दे रखा है इसलिए मैं एस लगा दूंगा। देखिए जिनका इंग्लिश कमजोर हो उनके लिए मैं थोड़ा रिवीजन में ध्यान से समझाता हूं, ताकि उनके समझ में आ जाए। मैंने ये बताया था कि भाई चेयरमैन साहब हमारे बीमार हैं और उनको इसी मीटिंग को बहुत कुछ, मतलब कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए क्या स्थगित करना है। तो पुट ऑफ करना पड़ेगा, स्थगित करना। पुट अवे का मतलब देखो, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जब आप पुट ऑन करते हैं, पुट ऑन का मतलब जैसे कपड़े वगैरह पहनते हैं, ठीक है, शूज सॉक्स पहनते हैं, पुट ऑन। पुट अवे का मतलब होता है बुझाना। आगे देखो मैंने ये बताया था कि यहाँ पर टू मेक, यानी कि इसका मतलब टू प्लस टू के साथ एडजेक्टिव एडवर्ब आता है, तो ये केयरफुली दे रखा है, इसलिए यहाँ पर टू आ जाएगा। आगे देखो मैंने बताया था जानवरों के बीच में कभी भी अगर इन वर्डों में से यूज किया जाए तो उनमें कॉमन वर्ड यूज किया जाता है। आगे मैंने बोला था गुड के बाद एट आता है, ये बहुत सिंपल हो गया। आगे बोला था दैट एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले पास्ट है तो कंजंक्शन के बाद पास्ट आएगा, इसलिए ये एक्टिव की फॉर्म में एक्टिव, ठीक है ना, एक्टिव है। तो इसमें क्या होगा, हेड थर्ड फॉर्म आ जाएगा। इज तो आ ही नहीं सकता, नॉट वाला नहीं आ सकता, और ये नहीं आ सकता क्योंकि वो पैसिव दिखा रहा है। चलेगा, ये मैंने इतने आपको समझा दिए। इसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 11 से लेकर के 50-60 तक, वो सब मैं कंटिन्यू करूंगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो दबा करके इसे लाइक करिएगा, बड़ी खुशी होती है। अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स का आप इस्तेमाल करें। आपका एयरफोर्स, नेवी, एसएससी का एग्जाम आ रहा है, तो इन जितनी भी वीडियोस मैं आपको दे रहा हूं या फिर दे चुका हूं उन सब का रिवीजन करेंगे तो अच्छा स्कोर जाएगा। रिवीजन नहीं कर रहे हैं मतलब आप घर पे भी नहीं पढ़ रहे हैं, इन वीडियोस के माध्यम से भी नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब आप बॉर्डर पर रहेंगे, आप हमेशा टेंशन में रहेंगे कि मेरा नंबर आएगा या फिर नहीं आएगा। काम ऐसा करो कि आपके नंबर कट ऑफ से 10-12 नंबर ज्यादा आ जाएं। चलिए मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।